दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये दूसरा ऐसा हाई प्रोफाइल केस है, यानी कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स और ख़ास करके जो इन्वेस्टिगेशन का मोटिव है उस पर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से वहाँ पे प्राइवेट पर्सन यानी कि एक शख्स जो कि एनसीबी की मदद करता है, उस पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब जो ताज़ा रिवलेशन हुआ है, ताज़ा जो रहस्य उद्घाटन हुआ है, उसमें ये एक तरह से लग रहा है कि जो एक विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है। अब सवाल ये है कि हॉस्टाइल वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज हैं कि ये पूरा मामला एक तरह से रैंसम का वसूली का था और 25 करोड़ वसूलने का मुद्दा था, और जिसमें कि बाद में वो मामला सेटल 18 करोड़ पे हुआ। और उसमें से जो गोसावी जिन्होंने आर्यन खान को पकड़ा था, जिनका कि संबंध बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में बाद में उजागर हुआ, उनका जो बॉडीगार्ड था उसने ये सारे रहस्य उद्घाटन किए हैं। वो एक विटनेस था लेकिन वो हॉस्टाइल हो गया है। तो अब इस केस की जो ढेर सारी पेचीदगियाँ, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे इस केस के मोटिव उस पे और किस तरह से क्या जानबूझ के आर्यन खान को फंसाया गया, क्या रैंसम वसूलने के लिए फंसाया गया, और कुल मिलाकर जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हम करेंगे आर्यन खान की और किस तरह से इस मामले में रोज़ नए रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं। आर्यन खान पे हम आए उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन और प्रमोद महाजन के पर्सनल असिस्टेंट पीएस विवेक मोइत्रा ये दिल्ली में ड्रग केस में पकड़े गए थे। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था और उस केस में आर्यन खान की तरह बिल्कुल साक्ष्य अलग थे, क्योंकि दोनों ने ड्रग कंज्यूम किया था। आर्यन खान पे ड्रग कंज्यूम करने का कोई आरोप नहीं है, न ही उनके पास से ड्रग का कोई पोजीशन हुआ है अभी तक। सिर्फ ये उनके ऊपर आरोप लगा है कि व्हाट्सएप चैट में जो वो चैट कर रहे थे और कॉन्शियस पोजीशन यानी कि उनके दोस्त के पास में ड्रग्स की थोड़ी बहुत मात्रा थी, 1 से 5 ग्राम के आसपास की मात्रा कही जाती है, और ये उनके पास उसकी जानकारी थी। इस आधार पे अभी तक आर्यन खान जेल में बंद हैं। लेकिन विवेक मोइत्रा और जो प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, उनका केस बिल्कुल डिफरेंट था और उस ड्रग केस में विवेक मोइत्रा की मौत भी हो गई थी। विवेक मोइत्रा को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था, वो ओवरडोज हो गया और उसके बाद हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया रात में, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर राहुल महाजन को उन्होंने बचा लिया। उसके बाद केस की लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। राहुल महाजन कई दिनों तक अरेस्ट रहे। उनकी इसी तरह से जैसे आर्यन खान की सुनवाई होती है उसी तरह से उनकी भी सुनवाई हुई थी। और चूँकि प्रमोद महाजन की जो बेटी पूनम हैं, वो उस परिवार को उस दौर में वो लगातार वो लोग कोर्ट में आते थे उस हियरिंग में। उसके बाद उस दौर में जो बीजेपी की जो पूरी लीडरशिप थी, चूँकि प्रमोद महाजन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल नेता थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के अलावा जो सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में गिनती होती थी वो प्रमोद महाजन की होती थी। उनके पास कॉन्फिडेंस न केवल वाजपेयी का था बल्कि आडवाणी का भी था। लेकिन उस दौर में, वो सबसे क्रिटिकल दौर में, जब महाजन परिवार के ऊपर आरोप लग रहे थे, उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे थे ड्रग्स कंज्यूम करने का, तो पूरी जो पार्टी थी बीजेपी, उसने एक तरह से किनारा कर लिया था। और उमा भारती ने तो एक तरह से यहाँ तक कहा था कि इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और जो भी गिल्टी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और ढेर सारे आरोप लगे थे। लेकिन वाजपेयी उस समय मनाली के प्रेणी गांव में, जहाँ पे वाजपेयी का घर था, वो वाजपेयी मनाली में थे। तो वाजपेयी से जब पूछा गया कि प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन के ऊपर ड्रग्स के आरोप लगे हैं और पूरी पार्टी एक तरह से किनारा कर रही है, आप क्या सोचते हैं, तो वाजपेयी ने अपने जो वाजपेयी का अंदाज़ था उसमें उन्होंने राहुल महाजन का बचाव करते हुए कहा कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाया करती है। एक वाजपेयी का जो स्टेटमेंट था वो पूरी पार्टी के लिए एक
सिल्वर लाइन थी कि आप संकट के समय में, और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो नौजवान हो रहे हैं और उन्होंने अगर गलती में, किसी की गलती की सोहबत में, किसी की वैसी संगति में ड्रग्स ले लिया, तो उसके लिए जेल नहीं है, बल्कि उसको सुधरने का मौका देना चाहिए और पार्टी को उसके साथ में सॉलिड रूप से खड़ा होना चाहिए। ये वाजपेयी थे। और आज के दौर में अगर आज हम उस वाजपेयी दौर की तुलना आज के दौर से करते हैं, तो जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट, जिसमें कि आपने डिटेल में शेखर का आर्टिकल पढ़ा होगा कि किस तरह से एनडीपीएस एक्ट में कितनी सारी खामियां हैं और किस तरह से 1985 में जो ये एक्ट बना, वहाँ पर कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जो इतने ड्रैकोनियन हैं कि वहाँ पे व्हाट्सएप चैट और किसी से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, उसके आधार पर पुलिस आपको इंट्रोगेट कर सकती है, बुला सकती है और हो सकता है कि कुछ दिन हवालात में रह सकती है। पहले तो इसमें आजीवन सज़ा का प्रावधान था, बाद में उसको अमेंड किया गया। और अभी जो ये खबरें आई हैं कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने ये सुझाव दिया है कि इस तरह की जो कि बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम करने के केसेस हैं, वहाँ पर जेल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पे उनको रिफॉर्म करने के लिए किस तरह से उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और पंजाब का उदाहरण सामने है कि किस तरह से पंजाब में उस केस में ढेर सारे लोगों को रिफॉर्म होम में भेजा जाता है कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए, उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए, उनकी सज़ा जेल नहीं है। ये एक एनडीपीएस एक्ट की जो सबसे बड़ी खामी है इस ड्रैकोनियन लॉ की, वो खामी कहीं ना कहीं आर्यन खां के केस में साफ दिख रही है कि वहाँ पर न उनके पास अभी तक कोई ड्रग का पोजेशन हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक आधार पे कि वो इस बात को जानते थे कि उनके साथी के पास ड्रग की छोटी मोटी मात्रा है, उसको भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता कि कोई भी यंग पर्सन ड्रग क्यों ले, लेकिन उस आधार पे उन्हें जेल की हवा और एक तरह से अब तक वो उनको बेल नहीं मिली है। लेकिन इन सब के अलावा एनडीपीएस एक्ट में क्या खामियां हैं, वाजपेयी सरकार ने किस तरह से एक नरम दिल और एक जो परिवार का गार्जियन होता है, जिसका कि एटीट्यूड होना चाहिए कि किस तरह से परिवार के लोगों को इकट्ठा करके, सम्मिलित करके उन्हें सुधरने की गुंजाइश दें। और वाजपेयी का सिर्फ राहुल महाजन का केस नहीं है, अगर वाजपेयी के और भी दूसरे मामलों को देखें तो किस तरह से उन्होंने एक परिवार के बड़े मुखिया का रोल अदा करते हुए उन्होंने सबको साथ लिया। लेकिन इस केस में और सारी भी कई सारी तहें खुल रही हैं। वो तहें जो हैं एक तरह से इस तरफ इशारा कर रही है कि केस इतना सिंपल नहीं है, बल्कि आर्यन खान को फंसाया गया या फिर आर्यन खान को एक उस पूरे प्लॉट का हिस्सा बनाया गया। और इस पूरे प्लॉट में दो व्यक्ति एक तरह से अभी तक जो सामने दिख रहे हैं, एक तो जो मुंबई जोन के जोनल ऑफिसर हैं समीर बानखंडे, उनके ऊपर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। उनके ऊपर ये भी सवाल उठ रहे हैं जो नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं और मंत्री हैं, वो जो ढेर सारे सवाल उठा रहे हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे पिछले कुछ सालों में। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती से लेकर ढेर सारे हाई प्रोफाइल बॉलीवुड एक्टर को बुलाया गया था, तो उस केस में वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए या फिर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वहाँ पे रैकेट है जो पैसे वसूली का काम करता है। और इस केस में जो विटनेस हॉस्टाइल हुआ है, उस प्रभाकर सैल नाम का जो व्यक्ति है, जो कि बॉडीगार्ड हुआ करता था केपी गोसाई का। केपी गोसाई वही शख्स हैं जो कि आर्यन खान को खींच कर लाते हुए आपको दिखे थे, यानी कि एनसीबी का ऑफिसर नहीं, बल्कि वो एक प्राइवेट पर्सन थे जिन्होंने एनसीबी के मिली भगत में आर्यन खान को खींचकर अरेस्ट करने का काम किया था। तो प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज हैं कि किस तरह से ये पूरा मसला एक पैसे और रैंसम का है, जिसमें कि एक तरह से कई 25 करोड़ 28 करोड़ की बात हुई थी और उसके बाद 18 करोड़ पे बात अटकी और उसमें से ये हुआ कि 8 करोड़ किसको मिलेगा। और उसके बाद प्रभाकर सैल ये भी कहते हैं कि वो 50 लाख की जो एडवांस रकम है उसको लाने के लिए उन्हें एक व्यक्ति के पास भेजा गया, डिसूजा नाम का जो व्यक्ति था, सैम डिसूजा, और वो शाहरुख खान के मैनेजर से वो मिला और उसके बाद फिर ये सारी बातें उसने ओवरहर्ड की, वो सारी जो कन्वर्सेशन चल रही थी उसने सुनी और वो ये खुलासा कर रहा है। तो अगर ये सचमुच हॉस्टाइल विटनेस
का जो बयान है, अगर वो सच है तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है कि जिसमें रैंसम वसूलने के लिए, पैसा वसूलने के लिए इस कांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि ढेर सारे एक्सपर्ट, ढेर सारे जो एनसीबी के एक्स डायरेक्टर हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जो एनसीबी का टारगेट होना चाहिए, एनसीबी का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो बड़े ड्रग कार्टेल को उसका भंडाफोड़ करना, बड़े ड्रग रैकेट को पकड़ना, न कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है जो 1 ग्राम 2 ग्राम चरस ले रहा है उसको अरेस्ट करना और उसके लिए इतना बड़ा लंबा ट्रायल आयोजित करना। क्योंकि अगर वैसे देखें एनसीबी के और पूरे नेशनल आंकड़े को देखें तो 2018 में कुछ इन्होंने कुल मिलाकर एनसीबी की तरफ से 68,000 लोगों को उस मामले में एक तरह से अरेस्ट किया गया है। लेकिन उनका ट्रायल अभी तक किस मुकाम पे पहुंचा है, उसमें कितनों के खिलाफ सचमुच ड्रग पाया गया या फिर सिर्फ चैट के आधार पर। क्योंकि आप अगर देखें देश भर में तो तमाम रेलवे लाइन पुल के नीचे ऐसे ड्रग लेने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। तो अगर उन सबके ऊपर एनसीबी चार्जशीट करने लगे, उन्हें पकड़ने लगे और उनके खिलाफ मुहिम चलाए, तो बड़े जो ड्रग के कॉकटेल हैं, बड़े जो ड्रग के रैकेट्स हैं, उनको कौन पकड़ेगा? तो ये सारे ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास करके बानखड़े जो हैं उस जोनल ऑफिसर, उनके ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर भी ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसमें चूंकि पॉलिटिक्स सेंटर बनाम स्टेट की फिर से हो गई है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हुआ था कि केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की एनसीपी, कांग्रेस और सेना सरकार, वो तीनों सरकार कहीं ना कहीं बानखड़े के ऊपर अटैक कर रही है। वो कह रही है कि एनसीबी का जो पूरा उद्देश्य है वो सिर्फ पब्लिसिटी लेना है और छोटे मोटे बॉलीवुड के इस तरह के केसेस को उजागर कर वो बड़ी पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, बड़े जो रैकेट हैं उसको पकड़ना नहीं चाहते। केंद्र की जो सरकार है वहाँ पर BL संतोष ने ट्वीट किया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जो बानखड़े हैं वो बहुत इंटीग्रिटी के ऑफिसर हैं, क्योंकि इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं। तो एक तरह से 2 स्टेट के बीच में फिर यूनियन बनाम स्टेट की लड़ाई पहुंची है। अब इन सब में आर्यन खान का क्या होगा, किस तरह से शाहरुख खान के बेटे इस मामले में उनको बलि का बकरा बनाया गया है या फिर सचमुच उनके खिलाफ केस बनता है, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।